अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट 2 एडवांस अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 5 रेशो एनालिसिस के एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 17 के साथ हम हाज़िर हैं। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए और पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन तो लाजमी दबा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 रेशोज़ हमने इसमें सीखनी है। 4 वो रेशोज़ हैं जो हम पहले भी सीख चुके हैं। असल चीज़ जो हमने सीखनी है वो लास्ट 2 रेशोज़ में सीखनी है, तो एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि आखिरी 2 रेशोज़ अभी तक हमने किसी भी क्वेश्चन में सॉल्व नहीं की। और वो 2 रेशोज़ कौन सी हैं? रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे रेशो नंबर 1 के साथ, करंट रेशो। हमारा एक मामूल रहा है कि हम सबसे पहले फार्मूला मेंशन करते हैं और सबसे जो पहली रेशो है वो है करंट रेशो। और करंट रेशो का फार्मूला अब आप सबको याद हो जाना चाहिए, जो है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। हमने करंट एसेट्स मालूम करने हैं और करंट लायबिलिटीज़। इस पेज के ऊपर उसने हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, जबकि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के लिए हमें बैलेंस शीट चाहिए। उसके लिए हम पेज टर्न करेंगे तो देखें आपके पास बैलेंस शीट गिवन है। करंट एसेट्स इस क्वेश्चन में गिवन है कैश इन हैंड, बिल रिसीवेबल, डेटर्स एंड स्टॉक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले करंट एसेट्स निकाल लेते हैं। यहाँ हम हेडिंग देंगे करंट एसेट्स। सबसे पहले कैश इन हैंड है 2000, उसके बाद बिल रिसीवेबल हैं हमारे पास 5000 एंड डेटर्स हैं हमारे पास 2000। इन सब को अगर हम ऐड कर देंगे तो 27,000, जिसको हम कहेंगे जी ये हमारे इस क्वेश्चन में लिक्विड एसेट्स हैं। क्योंकि लिक्विड एसेट्स वो होते हैं जिसमें स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस मौजूद ना हो, तो इनमें स्टॉक इंक्लूड नहीं है, तो ये लिक्विड एसेट्स हैं। और जब हम इसमें स्टॉक ऐड कर देंगे 28,000 का, 28,000 का, तो 27 और 28 दो 40, तो ये आ जाएगा 55,000। ये हैं करंट एसेट्स। तो हम फार्मूले में करंट एसेट्स की जगह लिख देंगे 55,000। अब करंट लायबिलिटीज़ भी नहीं है तो हम यहाँ लिखते हैं करंट। अब क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी हमारे पास कौन कौन सी हैं? परसेंटेज तक तो हमारे पास फ़िक्स लायबिलिटीज़ होती हैं। इसके नीचे आप देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर एंड प्रोविज़न, ये 3 हमारे पास क्या हैं? करंट लायबिलिटीज़। तो यहाँ हम लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट 6000, क्रेडिटर्स 15,000 और प्रोविज़न फॉर टैक्स ये हैं हमारे पास 9,000। इनको ऐड कर देंगे तो 15 और 6 21, 21 और 9 30,000। करंट लायबिलिटीज़ मेरे पास आ गई हैं 30,000। अब कैलकुलेटर पर 55,000 डिवाइडेड बाय 30,000, तो ये आ जाएगा 1.83:1। तो करंट एसेट्स, कैश इन हैंड, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, स्टॉक ऐड कर देंगे तो करंट एसेट्स आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 इनको ऐड किया तो लिक्विड एसेट्स, उसमें स्टॉक ऐड कर देंगे तो
करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज़ बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स एंड प्रोविजन 30,000। फार्मूला में पुट किया, आंसर आपके पास 1.83:1। ये हमारे पास थी जी करंट रेशो। दूसरी रेशो जो हमने मालूम करनी है, फाइंड करनी है, वो है क्विक रेशो। क्विक रेशो या लिक्विडिटी रेशो एक ही बात है। सबसे पहले फार्मूला, क्विक रेशो का फार्मूला आपको बताया है, आपको याद भी होना चाहिए। लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। लिक्विड एसेट्स हम निकाल चुके हैं 27,000, करंट लायबिलिटीज़ भी निकाल चुके हैं 30,000। कैलकुलेटर पर 27,000 को 30,000 पर डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.9:1। तो ये हमारे पास क्विक रेशो या लिक्विड रेशो भी कैलकुलेट हो गई है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक टर्नओवर रेशो। ये रेशो भी हम पहले कर चुके हैं। सबसे पहले इसके ऊपर फार्मूला लगाते हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशो। फार्मूला बहुत ही आसान है। सबसे ऊपर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नीचे आ जाएगा एवरेज स्टॉक। तो CGS निकालने के 3 तरीके बताए थे, सिंपल परसेंटेज, परसेंटेज ऑन कॉस्ट, और तीसरा तरीका था कि अगर ये दोनों ना हो, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस हों, तो फिर कैसे निकालेंगे। उसके लिए एक फार्मूला है, CGS इज़ इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक है 18,100, परचेजेज हैं 109,050, डायरेक्ट एक्सपेंस हैं 2850 जो कैरेज के नाम से है। बाकी जितने भी नीचे हैं ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं। तो परचेजेज आ जाएगा 109, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2850, क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 28। कैलकुलेटर पर आप 18100 प्लस 109,050 प्लस 2850 लेस 28,000, तो CGS आपके पास निकल आएगा 102,000। जबकि एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे, एवरेज स्टॉक निकलेगा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक है 18,100 प्लस क्लोजिंग स्टॉक है 28,000 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा 102,000। 18,100 जमा 28,000 36,100, और इसको हम डिवाइड करवा देंगे, सॉरी 28 और 10 38 और 8 46, 46,100 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो 23050। अब 1,02,000 को डिवाइड करवाएं 23050 पर, तो ये आ जाएगा राउंड ऑफ करके 4.43 टाइम्स, क्योंकि टर्नओवर रेशो है, टर्नओवर रेशो टाइम्स में होती है। CGS ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक, इन तीनों को ऐड करके ये माइनस कर दिया तो CGS निकल आया। एवरेज स्टॉक ओपनिंग स्टॉक
प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, ये आंसर आया। डिवाइड करवा कर आंसर आ गया 4.43 टाइम्स। तो ये हमारे पास तीसरी रेशो थी जो आपके सामने निकाल ली है। नेक्स्ट है डेटर्स टर्नओवर रेशो। इसका फार्मूला है हमारे पास एनुअल क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। अब हमारे पास सेल्स एक ही है, 1,70,000, तो यही हमारी क्रेडिट सेल्स होंगी, जबकि डेटर्स और बिल क्लोजिंग है। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होते तो हम क्या करते, दोनों को डिवाइडेड बाय 2 करते, लेकिन यहाँ सिर्फ क्लोजिंग है तो डेटर्स 20,000 है, बिल रिसीवेबल 25,000 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास डेटर्स और बिल रिसीवेबल आ जाएगा। चूँकि क्लोजिंग है तो सिर्फ 1 पर डिवाइड होगा। एवरेज कैसे निकालते, जितनी वैल्यूज़ हों, ये क्लोजिंग है तो 1 पर, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होते तो फिर हम डिवाइडेड बाय 2 करते। तो अब एवरेज डेटर एंड बिल रिसीवेबल कितना है, 20 + 5 25,000। जिस तरह स्टॉक हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों थे तो हमने दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करवा दिया है। यहाँ पर डेटर्स और बिल रिसीवेबल सिर्फ क्लोजिंग है, तो यही हमारा क्या होगा, एवरेज डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। अब 1,70,000 को डिवाइड करवा देंगे 25,000 से तो ये आ जाएगा 6.8। चूँकि टर्नओवर रेशो है तो 6.8 टाइम्स आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट रेशो पहली रेशो है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड। अभी तक हमने इसको हल नहीं किया। रिटर्न ऑन रिटर्न कहते हैं प्रॉफिट को। इसका मतलब एक तो ऊपर आ जाएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट भी कौन सा, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये आपने याद रखना, शेयर होल्डर फंड में आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आता है। और किसके ऊपर रिटर्न है, शेयर होल्डर फंड। इसको हम दूसरा नाम देते हैं इक्विटी। तो अगर हमारे पास दो चीज़ें आ जाएं, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स और इक्विटी, और प्रॉफिट वाला है तो मल्टीप्लाई बाय 100 भी करेंगे फार्मूला में। अब देखें, एक प्रॉफिट तो गिवन है नेट प्रॉफिट, और ये इंटरेस्ट माइनस, इसका मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट तो गिवन है। देखिए ना, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है इंटरेस्ट की वैल्यू माइनस करने के बाद। इसका मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट कितना है, 30,000। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट हमें चाहिए आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब ये नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट है, टैक्स इंटरेस्ट माइनस हुआ है। अगर इसमें से हम टैक्स माइनस कर दें, टैक्स कितना है 9,000, तो ये हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। दोबारा देखिए, इन सबको ऐड किया, ये सारे एक्सपेंसेस माइनस किए, उसमें इंटरेस्ट भी माइनस किया है। इसका मतलब ये जो नेट प्रॉफिट आया है ये इंटरेस्ट माइनस करने के बाद आया है।